हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल डिराइव कर ली थी। तो डिस्कशन कुछ इस प्रकार से था कि गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स। इसका कारण ये है कि हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस है या फिर जो रियल गैस है इट इज़ एट लो प्रेशर। सो इन दैट केस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा। सो इन दैट केस गैस की जो इंटरनल एनर्जी रहती है दैट इज़ नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब ऐड करते हो तो आपको मिलती है इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस। तो हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल की भी इंटरनल एनर्जी निकाली थी और वो हमें मिली थी E = 3/2 kBT। तो ये हमारी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अब मॉलिक्यूल हमें पता है कि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, x में जा सकता है, y में जा सकता है, z में भी जा सकता है। देयर इज़ नो प्रीफर्ड डायरेक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं वेलोसिटी को x, y, z कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ तो जो प्रेशर का डेरिवेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि वी कैन से Vx = Vy = Vz। ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वी कैन ऑल्सो राइट हाफ mvx² = हाफ mvy² is equal to हाफ mvz²। ये हम लिख सकते हैं। और इनकी तीनों की जो मिला के जो एडिशन हमें मिल रही है, यस, इन तीनों की मिला के जो एडिशन हमें मिल रही है वो है 3/2 kBT। यानी हर एक कंपोनेंट, जैसे कि अभी हम ये कह सकते हैं कि Vx = Vy = Vz, तो ये हर एक कंपोनेंट की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1/2 kBT। दिस इज इक्वल टू 1/kBT। तो तीनों ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 kBT। तो ये एक डिस्कशन आपको दिखाई देगा इन द हेडिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर पहले उन्होंने बात की है डिग्री ऑफ फ्रीडम की और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद उन्होंने स्टेट किया है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर है आपका 61। तो यहाँ पे जो ये काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ स्क्वायर टर्म इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ अ स्क्वायर टर्म इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है और हर एक टर्म में ये जो एक मैं बोल सकता हूँ एक टर्म है विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाफ kBT। एक स्क्वायर टर्म जो है इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाफ kBT। ये अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आगे कुछ और टर्म्स इसमें ऐड होने वाली है। अभी ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल कैन मूव इन x डायरेक्शन और y और z डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो गई। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये थोड़ा सा और सिंपल करके बताने की कोशिश मैं करता हूँ। यहाँ ध्यान दो, ये एक बोर्ड है, ये एक प्लेन है। इसमें अगर एक पार्टिकल मूव होना चाहता है रिमेनिंग ऑन द प्लेन, जो प्लेन में ही रहना चाहता है बट ये मूव होना चाहता है, सो इट कैन मूव इन x डायरेक्शन और इट कैन मूव इन y डायरेक्शन। क्योंकि ये एक प्लेन है, देयर इज़ नो 3 डायमेंशन हियर। सो वो x डायरेक्शन में जा सकता है या फिर y डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसको फ्रीडम कहाँ जाने का है, आइदर x और y। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई 2। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, सो मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन x और y और इन z डायरेक्शन। तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे स्पेसिफिक में बात करता हूँ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी मैं बात कर रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल हीलियम गैस विच इज़ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो इन दैट केस दिस हीलियम गैस इज हैविंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, देयर इज़ नो रोटेशनल मोशन, मॉलिक्यूल इज मूविंग हियर एंड देयर, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। सो इन दिस केस हीलियम मॉलिक्यूल जो है विच इज़ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इट इज़ हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है पेज नंबर 61 में। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू describe the position of that particle or to describe the configuration of that particle. This is called as degree of freedom. डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी और डेफिनेशन पूछी जाती है, ये भी आप याद रखो, तो इसकी अच्छी तरह से रिटन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो डेफिनेशन मैंने अभी बता दी है, दैट इज़ ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं बात करता हूँ, मोनो एटॉमिक आपका अगर गैस है, सो इन दैट केस हर एक मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी वो रहेगी 3। अब हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में बेसिकली 2 एटम्स रहेंगे एक मॉलिक्यूल में। तो अगर 2 एटम रहेंगे एक मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल डेफिनेटली गैस मॉलिक्यूल है, तो वो यहाँ से वहाँ जा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ तक आप आ गए। अब दूसरी चीज़ है, देयर इज़ ऑल्सो रोटेशनल मोशन इन दैट मॉलिक्यूल, और वो कैसे मैं बता देता हूँ। तो आपके बुक में एक डायग्राम दी है, फिगर है 3.3। सो 3.3 में कुछ इस प्रकार से डायग्राम है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस, ठीक है। और आपका जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल डायटोमिक यानी ये है, ये उसके 2 एटम्स हैं और ये 2 एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो नाउ ये जो मॉलिक्यूल है इट इज़ हैविंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशंस ओनली। कैसे देख लो, एक तो इट कैन हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वाई एक्सिस अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट होगा, या फिर अगर z एक्सिस है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन तो मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से रोटेट होगा। यानी अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है सो इट कैन हैव ओनली 2 एक्सिस ऑफ रोटेशंस। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ गई। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 है क्योंकि वो मॉलिक्यूल है, इट इज़ हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन है, इसके कारण इसके पास ऑलरेडी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एट द सेम टाइम अब ये रोटेशन की वजह से इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है। तो यानी यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपके पास 5 डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो ये क्लियर है, ये मैंने बात की है डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये टाइप है रिजिड मॉलिक्यूल का। यस, मैंने जो अभी बात की वो टाइप है रिजिड मॉलिक्यूल का। अगर मैं अभी बात करता हूँ नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, नो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। तो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल यानी द एटम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। यस, यानी पोजिशंस ऑफ एटम इज नॉट फिक्स, दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग रिलेटिव टू ईच अदर। तो अब अगर यहाँ पे वाइब्रेशंस हैं, सो वाइब्रेशंस की वजह से अब आपको एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका ऑसिलेशंस। तो यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करके एक चैप्टर है आपको। तो उस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर एक पार्टिकल ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो इन दैट केस दैट पार्टिकल इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और जो ऑसिलेशन में हो रही है वो है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमने अभी देखा कि अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी 3। डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो रिजिड है। तो रिजिड है इसका मतलब यह है कि उसमें ऑसिलेशंस नहीं है, दोनों एटम्स फिक्स्ड है अपनी अपनी जगह पे। सो इन दैट केस उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी वो रहेंगी 3 रहेंगी ट्रांसलेशनल की, और ये 2 रहेंगी ये वाली रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी। तो 3 + 2 इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5।
तो ये DOF ये ज़रा शॉर्ट में आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया, DOF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हो गया डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल 3+2, ये हो गई रिजिड मॉलिक्यूल की। मैं बात कर रहा था नॉन रिजिड मॉलिक्यूल की। तो नॉन रिजिड अगर आपका मॉलिक्यूल है तो उसमें वो ऑसिलेशंस भी आ गए। अब ऑसिलेशंस है और मैंने क्या कहा कि अगर वहाँ पे ऑसिलेशंस है सो इन दैट केस देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एज वेल एज देयर इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। तो उसका एक इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे तो दिया है, वो जो एनर्जी है। अब पहले तो एक काम करते हैं, ये जो है ना पेज नंबर 62, उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि इसके पास जो एनर्जी रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। इसमें ये 12mvx² प्लस 12mvy² प्लस 12mvz², ये 3 कंपोनेंट्स आ गए काइनेटिक एनर्जी के। अब 2 कंपोनेंट्स देखो, 12i⍵y² प्लस 12i⍵z²। ये 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये 2 कंपोनेंट्स है रोटेशन के। तो ये हम बात कर रहे थे डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल, तो उसमें ये एक इक्वेशन आपको दिखाई देगा पेज नंबर 62 पे, अच्छे से ध्यान से देख लेना और ये जो बताया है वो भी आप अच्छे से समझ लो। हाँ जी, तो ये पार्ट अगर हो गया है सो इन दैट केस डायटोमिक रिजिड, नॉन रिजिड, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले, अब एक शुरुआत में मैंने कहा था कि ये जो एक स्क्वायर टर्म आ रही है आपकी, दिस इज स्क्वायर टर्म इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ये जो एक टर्म है 12mv², सो इट इज़ हैविंग वेलोसिटी एज स्क्वायर टर्म। तो ये एक पूरी टर्म जो है वो आपको कितनी एनर्जी दे रही है? 12 kBt। तो ये 3 टर्म्स थी, तो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी रहेगी यहाँ पे, एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल वो रहेगी 3/2 kBt। अब हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की। सो इन दैट केस यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 स्क्वायर टर्म्स है। तो 5 स्क्वायर टर्म्स है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी एक मॉलिक्यूल की वो कितनी आएगी? 5/2 kBt। ये तुरंत उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, इसके लिए फिर से उन्होंने दूसरा टॉपिक शुरू किया है, वो है मेरे ख्याल से स्पेसिफिक हीट वाला। उसमें ये थोड़ा और ज़्यादा उन्होंने बताया है, बट एनीवे तो ये अगर डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल है तो उसमें बनेगा आपका 3+2 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हर एक कंपोनेंट की जो एनर्जी है वो यहाँ पे हमने मेंशन की है, और ये टोटल एनर्जी इसकी रहेगी 5/2 kBt। अब हम बात करते हैं, फाइनली हम फिर से एक बार बात शुरू करते हैं डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल की, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी रहेगी वाइब्रेशन की। तो उसमें जो टोटल एनर्जी जो है, मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ, वो आप फिर से एक बार देख लो। तो उसमें ये ट्रांसलेशनल एनर्जी तो रहेगी 12mvx² प्लस 12mvy² प्लस 12mvz²। एट द सेम टाइम उसमें वो रोटेशनल एनर्जी भी रहेगी, तो वो भी मैं लिख देता हूँ 12m i⍵y² 12i⍵z² और प्लस, अब वो जो एनर्जीज़ है जो मैंने कहा था आपको आपके पेज नंबर पे 62 पे मेंशन की है, दैट इज़ 12mu² प्लस 12k, यहाँ पे है r², यस 12mu² प्लस 12kr²। ये जो टर्म है ये आई कहाँ से, इसके बारे में चिंता मत करो, ये हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। यस, थर्मोडायनामिक्स के बाद अभी एक और चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स के बाद शायद वो ऑसिलेशन चैप्टर है, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये एनर्जी कहाँ आई है, ऑसिलेशंस की एनर्जी कहाँ से आई है, ये हम पढ़ लेंगे। बस आपको फिलहाल ये दिमाग में डालना है कि ऑसिलेशंस की वजह से, उस वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, तो उसकी वजह से ये वाइब्रेशन होंगे, और वाइब्रेशन से है तो ये इतनी एनर्जी उस
एटम में रहेगी, तो उस एटम में सॉरी उस मॉलिक्यूल में रहेगी। तो मॉलिक्यूल के पास अभी क्या क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, उसके ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। उसके पास रोटेशनल एनर्जी है, उसके ये 2 कंपोनेंट्स हो गए। और उसके पास यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम बात कर रहे हैं, ये 2 और कंपोनेंट है जो फिर से दे आर हैविंग स्क्वायर टर्म्स। तो फिर से स्क्वायर टर्म आ गई, और हमें पता है कि अगर एक स्क्वायर टर्म है तो उसके पास एनर्जी कितनी है, हाफ kBt। हाँ, इसका कोई प्रूफ आपको नहीं है कि ये स्क्वायर टर्म एग्जैक्टली हाफ kBt कैसे हुई। ये बस एक हम बोल सकते हैं कि एक कंक्लूजन निकाला है फ्रॉम द इनिशियल डिस्कशन। जैसे इनिशियल डिस्कशन हमारा कहाँ से शुरू होता, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है 3/2 kBt, तो मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी है, और हम ये कह सकते हैं कि Vx = Vy = Vz। तो इसलिए तीनों कंपोनेंट्स की एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, और इसी कारण हर एक कंपोनेंट जो है वो आपको एनर्जी कितनी देगा, हाफ kBt। और इसलिए और ये तीनों कंपोनेंट्स आप देख लो दे आर स्क्वायर टर्म्स, तो ये स्क्वायर टर्म जो है वो आपको हाफ kBt इतनी एनर्जी देगी। अब ये पूरा देख लो, इसमें कितनी स्क्वायर टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर टर्म्स है। तो ये जो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल रहेगा इसके पास 7/2 kBt इतनी एनर्जी रहेगी। आई थिंक kB का मैंने बताया था, kB इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज़ टेम्परेचर। तो ये कुछ चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस की गई है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल स्क्वायर टर्म्स, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज। यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 62। द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म। स्क्वायर टर्म यानी क्वाड्रेटिक टर्म। तो डेफिनेशन आई मीन स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज मेंशन ऑन पेज नंबर 62 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो इसे आप ज़रूर पढ़ें, और ये जो अभी मैंने डिस्कशन किया है इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, तो उसको आप फिर से एक बार देख लो। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थोड़ा सा और डिस्कशन उन्होंने यहाँ पे किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वाइब्रेशन मोड जो है, अगर एक वाइब्रेशन मोड है तो उसमें कितनी स्क्वायर टर्म्स है, 2। एक स्क्वायर टर्म जो है वो कितनी एनर्जी देगी, हाफ kBt। तो वाइब्रेशन मोड अगर है एक है तो उसमें एक हाफ kBt प्लस हाफ kBt, हाफ kBt प्लस हाफ kBt कितनी एनर्जी मिलती है आपको, kBt, ओनली kBt इतनी एनर्जी आपको मिलती है एक मोड ऑफ वाइब्रेशन से। ये याद रखना, क्योंकि आगे का डिस्कशन में मुझे ये फिर से आपको यूज़ करके बताना है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।